बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री इतिहास। चैप्टर हमारा है 7वां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका अंतिम पार्ट है यानी कि पार्ट 4 है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और देखते हैं इसको। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। और देखिए इसी से मिलते जुलते नाम से भी 2-3 फेक ग्रुप बनाए गए हैं, मैंने अभी देखा है। आप उसे ज्वाइन ना करें। हमारे ग्रुप में लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। आप पहले जब भी ग्रुप को ज्वाइन करें तो चेक कर लें, 3000 से कम स्टूडेंट हमारे ग्रुप में नहीं मिलेंगे, तो आप किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन ना करें। तो ये हमारा टेलीग्राम हो गया। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखिए बच्चे कि ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ना, इसमें केवल 2 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और पिछले 15 साल में, 12 साल में, 10 साल में कोई क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया है। पर मैं आपको बताऊंगा सारा। आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान से सुनते हुए चलना है। तो देखिए राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, यानी जो राजकीय केंद्र था वहां पे अन्य भवन कुछ मिले, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवन जो था, सबसे सुंदर भवनों में से एक था जिसको कमल महल कहते हैं। नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, कमल महल। इसको लोटस महल भी आपके किताब में लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसका जो नाम है, अब आप ये सोचो कि इसका नाम कमल महल क्यों रखा गया होगा। तो देखिए इसका नामकरण जो है वो 19वीं शताब्दी में किया था। और किसने किया था? जो अंग्रेज यात्री जो आए हुए थे उन्होंने किया था। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण किया और इसको लोटस महल या फिर कमल महल के नाम से जाना जाता है। ये नहीं पता लग पाया इतिहासकारों को कि ये जो भवन था वो किस कार्य के लिए बनाया गया था, यानी यहाँ पे पूजा होती थी या यहाँ पे लोग रहते थे या किस कार्य के लिए बना था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो मैकेंजी हैं, मैकेंजी ने लिखा है, उन्होंने एक मानचित्र बनाया था, उसमें सुझाव दिया गया कि ये जो कमल महल है ना, ये परिषदीय सदन है। मैकेंजी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये परिषदीय सदन है। परिषदीय सदन का मतलब है यहाँ पे जो राजा होते थे वो परामर्श, उसके जो परामर्शदाता थे, जो राजा को सलाह वगैरह देते होंगे या उसके जो करीबी होंगे राजा, उनसे मिलता था। तो ये कमल महल आखिर है कैसा, आप इसकी थोड़ी सी इमेज को देखिए और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये था कमल महल। अब ये कमल महल जो है इतिहासकार नहीं समझ पाए कि ये किस काम में आता था, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया मैकेंजी ने ये कहा है कि ये जो महल था, ये महल राजा यूज़ करता था और इसके जो परामर्शदाता होते थे उनसे बातचीत करने के लिए राजा इसका इस्तेमाल करता था। इसका नाम जो है कमल महल रखा गया है। किसने रखा है? अंग्रेज यात्रियों ने रखा है। कब रखा है? 19वीं शताब्दी में रखा है। टोटल A to Z मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पे बता दिया, आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ज़्यादातर मंदिर जो थे वो धार्मिक केंद्र में होते थे। देखिए ऐसा होता था, जो विजयनगर साम्राज्य है एक धार्मिक केंद्र होता था जहाँ पे ज़्यादातर धर्म से संबंधित कार्य होंगे, यहाँ पे पूजा पाठ होंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर होंगे, लोग यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आते होंगे। एक राजकीय केंद्र होगा जहाँ पे राजा वगैरह रहते होंगे या फिर उनका जो मंत्री परिषद या जो भी उनका होगा वो सब रहते होंगे। तो ऐसे केंद्र बने थे। ठीक है, तो जो मंदिर होते थे ज़्यादातर वो कहाँ पे मिलते थे? धार्मिक केंद्र में होते थे मंदिर। आप याद रखें पॉइंट, ज़्यादातर मंदिर धार्मिक केंद्र में होते थे, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो राजकीय केंद्र में भी मिले हैं। अब राजा के आसपास या राजकीय केंद्र के आसपास मिले हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है। ठीक है, याद रखना इसे। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये जो राजकीय केंद्र में जो मंदिर थे इसको राजा इस्तेमाल करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, या फिर राजा के जो परिवार के द्वारा जो परिवार के लोग होंगे वो इसका इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत, अत्यंत दर्शनीय मंदिर मिला है जिसका नाम है हजार राम मंदिर। क्या आपको नाम याद रहेगा? नाम याद रहे तो आप बिल्कुल याद रखें, 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर मंदिर जो होते थे वो धार्मिक केंद्र में होते थे, लेकिन कुछ मंदिर राजकीय केंद्र में भी मिले हैं। इन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मंदिर मिला है जो जिसका नाम है हजार राम मंदिर। ठीक है, ये नाम है हजार राम मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो राजकीय केंद्र में मंदिर होते थे इसका इस्तेमाल राजा या उनका परिवार करता था। दीवारों पे कुछ मूर्तियां भी बनाई गई थी। उनकी जो दीवारें हैं उसमें बहुत खूबसूरत कुछ मूर्तियां बनाई गई थी। अंदरूनी जो दीवार है, अंदर की अगर दीवार देखें तो वहां पे रामायण के भी कुछ चित्र मिले हैं।
ठीक है। और जब इस शहर पे आक्रमण हुआ तो कई संरचनाएं जो थी वो नष्ट कर दी गई। अब मैं आपको ये जो दीवारों पे मूर्ति मिली है, मैं आपको इसके कुछ चित्र दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से बारीकी से देखिए, समझिए। ये वो है जो मंदिर राम हजार राम मंदिर जो मैं आपको बता रहा था, उसकी दीवार पे बने हुए कुछ चित्र हैं। ध्यान से देख लिया आपने। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, बात करते हैं धार्मिक केंद्र की। तो देखिए, धार्मिक केंद्र जो था उसकी उस पे कुछ मान्यताएं थी, यानी लोग कुछ मानते थे। क्या मानते थे? कुछ स्थानीय मान्यता है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो तुंगभद्रा नदी का तट है उससे लगी हुई, जैसे मान लो ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, इसका जो तट से लगी हुई कुछ चट्टाने हैं, चट्टानी भाग है, कुछ कठोर भाग है वहां पे, और वहां पे कुछ पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों का उल्लेख ऐसा मानते हैं कि रामायण में है। और आपने देखा होगा जो बाली और सुग्रीव के सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा ये पहाड़ियां करती थी। ध्यान से समझिए, बाली और सुग्रीव जो कि रामायण के पात्र हैं, ठीक है, रामायण के कैरेक्टर, आप रामायण देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो तो आपको पता होगा कि बाली और सुग्रीव जो थे उनका जो वानर राज्य था उसकी रक्षा करती थी ये पहाड़ियां, ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले भाग में जो पहाड़ियां हैं। तो आपको ये, एक तो ये धार्मिक मान्यता है, आपको ये याद रखना है। दूसरी मान्यता की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ स्थानीय लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी है, जिसको पंपा देवी कहते हैं, ठीक है, आपने पार्ट 1 में पढ़ा था इनके बारे में। जो ये पंपा देवी यहाँ की जो मातृ देवी थी, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इन्हीं पहाड़ियों में, ये जो तुंगभद्रा नदी है इसके किनारे में जो पहाड़ियां हैं, वहां पे इन्होंने इन्हीं पहाड़ियों में भगवान विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। ठीक है, विरूपाक्ष जो है भगवान, वो शिव के रूप माने जाते हैं, ठीक है, और विरूपाक्ष जो है इस राज्य के संरक्षक देवता भी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इनसे विवाह करने के लिए यहाँ की जो मातृ देवी है पंपा देवी, उन्होंने इन पहाड़ियों में तपस्या की थी। तो यहाँ धार्मिक केंद्र से दो कहानियां आपको पता लग गई, दो मान्यताएं पता लगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली मान्यता ये है कि ये जो पहाड़ियां हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे, इन पहाड़ियों में बाली और सुग्रीव जो रामायण के पात्र हैं, इनके वानर राज्य की रक्षा करती थी ये पहाड़ी, याद रहेगा। दूसरी कहानी है कि यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी जो थी, उन्होंने तपस्या करी थी भगवान विरूपाक्ष से विवाह के लिए। ठीक है, विरूपाक्ष जो है वो शिव का ही रूप माने जाते हैं, तो इतना ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। आज के समय में भी, आज देखो 2020, आज के समय में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पंपा देवी और विरूपाक्ष का जो विवाह है वो मंदिर में हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। ठीक है, आज के समय में भी। और इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य से पहले के जो जैन मंदिर हैं, विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में स्थापित हुआ था, हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है, स्थापना की गई थी 1336 में। लेकिन 1336 से पहले के कुछ ऐसे जैन मंदिर हैं जो इस जगह पे मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कई धार्मिक मान्यताएं संबंधित हैं, यानी यहाँ पे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो रही हैं। आसान है बिल्कुल। आगे देखो, क्षेत्र में मंदिर निर्माण का बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर आप देखो आज के समय में, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मंदिर के लिए जो फेमस होगा वो क्या होगा? वो दक्षिण भारत होगा। और दक्षिण भारत में मदुरई जो आपने सुना होगा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने मंदिर के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा मंदिर है। तो दक्षिण भारत, कर्नाटक, हम्पी व जो भी हम पढ़ रहे हैं, मंदिरों का यहाँ पे बहुत लंबा इतिहास रहा है। जैसे कि पल्लव राजा जो रहे हैं उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, चालुक्य राजा जो रहे हैं उन्होंने मंदिर बनाए, होयसाल शासक जो रहे हैं वंश ने जब शासन किया इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। और चोल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा अगर ये चोल प्रसिद्ध हैं तो ये मंदिर के निर्माण के लिए, यानी इन शासकों ने अपने अपने समय में मंदिर बनाते गए, इसीलिए दक्षिण भारत में आपको बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो शासक थे वो अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए, यानी दिखाते थे कि मैं ईश्वर का ही रूप हूं या ईश्वर के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है शासन की, यानी कुछ इस प्रकार से दिखाते थे। अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण को प्रोत्साहन देते थे राजा जो होते थे, शासक जो होते थे। ठीक है, और मंदिर जो होते थे वो शिक्षा के केंद्र के रूप में भी काम करते थे, शिक्षा वगैरह भी दी जाती थी। शासन तथा अन्य लोग, शासक आएगा, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, इसे शासक कर लीजिए। शासक तथा अन्य लोग मंदिर के रख रखाव के लिए और भूमि तथा संपत्ति दान में देते थे। याद रखो, शासक तथा अन्य लोग जो थे वो मंदिर के रख रखाव के लिए क्या क्या दान में देते थे? भूमि दान में देते थे और संपत्ति दान में देते थे। ठीक है, आगे देखो,
विजयनगर के जो शासक थे वो विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे, क्योंकि विरूपाक्ष भगवान को ही मानते थे। आप जानते हो विजयनगर वाले जो थे, और यहाँ की मातृ देवी जो थी वो पंपा देवी थी, ये भी आप जानते हो पहले से। तो वो इनकी तरफ से शासन करते थे, याद रखना है। सभी राजकीय आदेश जो भी मतलब राजा के द्वारा जो आदेश दिए होते थे उसमें कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा होता था, हमेशा श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा होता था। इससे ये पता लगा है कि ये विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करते थे। ठीक है, विजयनगर शासकों ने, अब यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। विजयनगर शासकों ने पूर्वकालिक परंपरा, यानी इनके जैसे विजयनगर से पहले वाली परंपरा, 1336 में ये साम्राज्य बना, इससे पहले जैसे 1200, 1100, 1000, इस तरीके से इनसे पहले की जो भी मतलब परंपराएं थी उसको भी अपनाया। याद रखें, विजयनगर शासकों ने पहले की परंपराओं को भी अपनाया और उसमें कुछ नवीनता, कुछ नया भी जोड़ दिया, और इससे ये जो परंपराएं हैं आगे धीरे धीरे क्या होती गई, विकसित होती गई और मतलब अलग बनती गई। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो गोपुरम और मंडप इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि गोपुरम और मंडप से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखें गोपुरम क्या होता है और मंडप क्या होता है, ये दोनों आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस चित्र को देखो, ध्यान से देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको वैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आपको समझ नहीं आएगा उतने अच्छे से, पर मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये गोपुरम का कुछ इस प्रकार का क्या है, इसको शेप कह सकते हैं। जो साउथ के मंदिर अगर आप देखोगे तो साउथ के मंदिर में जो प्रवेश द्वार के रूप में होता है वो गोपुरम होता है। अब आप जैसे यहाँ पे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं आपको, आप ध्यान से अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए एंट्रेंस है, यानी कि ये प्रवेश द्वार है, समझ गए आप। तो ये ऐसे होता था, मतलब किसी मंदिर का एंट्रेंस कुछ इस प्रकार से होता था, गोपुरम बनाए जाते थे। लोग दूर दूर से आते थे और यहाँ पे अंदर एंटर करते थे, फिर मंदिर और वो देवालय और वो सब, उनको अंदर मूर्तियां वगैरह दिखती थी। पर यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, ये जो है ना ये मूर्तियां हैं। और तमिलनाडु साइड में कोई मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने देखा था, यूट्यूब पर ही देखा था, उसमें बहुत मतलब खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई थी। आप ध्यान से देखोगे तो पूरे में मूर्तियां ही मूर्तियां मिलेगी। तो ये होता है एक तरह से हम कह सकते हैं इसको गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम को हम क्या कह सकते हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार। देखिए गोपुरम जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, ध्यान से देखो कितना ऊंचा है। यहाँ पे जो आदमी है वो केवल इतने यहाँ तक आ रहे हैं, और इनसे कितना ऊंचा है आप सोच सकते हो, बहुत दूर से ही दिख जाएगा। तो गोपुरम जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं। दूसरा क्या है कि गोपुरम जो होते हैं वो मंदिर का प्रवेश द्वार होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस शेप में ये जो गोपुरम है, यहाँ पे नीचे एक एंट्रेंस के लिए होता है, यहाँ से प्रवेश द्वार आप समझ सकते हो, ये प्रवेश द्वार है, इधर से एंटर करेंगे तब वो उस पार पहुंच जाएंगे जहाँ पे फिर देवालय और मूर्तियां वगैरह और ठीक है केंद्रीय मंदिर वगैरह वहां पे मिलता है। गोपुरम जो होते हैं वो लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते हैं। अब आप सोचो कि कोई बहुत ऊंची इमारत है, इतनी ऊंची, आप ये समझिए कि इतना ऊंचा गोपुरम है, तो ये आपको कई किलोमीटर दूर से दिख जाएगा। जिस तरीके से पहाड़ जो होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से दिख जाते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे गोपुरम भी बहुत ऊंचे हैं, तो ये काफी दूर से ही संकेत दे देते हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर है। जो भी आपको गोपुरम दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पे मंदिर है। केंद्रीय देवालय की मीनार इनके सामने बहुत छोटी या बहुत ही बौनी प्रतीत होती है। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये गोपुरम है, यहाँ से आपने एंटर करा, आप अंदर चले गए, अंदर आपको जो बाकी दीवारें मिलेगी वो इस गोपुरम के मुकाबले बहुत छोटी होगी, क्योंकि गोपुरम जो होगा बहुत ऊंचा होगा, लेकिन अंदर की जो मीनारें वगैरह होंगी या केंद्रीय देवालय जो होगा वो इसके मुकाबले छोटा होगा। तो ये आपको लाइन यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इससे इसको जो थे वो राजा वगैरह बनवाते थे, तो इससे शासक की ताकत का पता लगता था कि जो राजा जितना ज्यादा गोपुरम बनवाएगा, जितने ऊंचे गोपुरम बनवाएगा, तो उससे पता लगेगा कि वो उतना ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि उस शासक ने इतनी ऊंची मीनार को बनाने के लिए कितना सारा आवश्यक साधन जुटाए होंगे, कितनी तकनीक जुटाई होगी, कितना कौशल जुटाया होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये अन्य विशिष्ट स्थापत्य के नमूने जैसे कि मान लीजिए मंडप या लंबे स्तंभ वाले गलियारे जो थे ये भी मिले हैं। ठीक है, गोपुरम जो है अपने आप में एक विशिष्ट नमूना कह सकते हो आप। ठीक है, स्थापत्य का नमूना कह सकते हो। तो ऐसे ही गोपुरम के बाद मंडप और लंबे लंबे स्तंभ वाले गलियारे मिले हैं। लंबे स्तंभ वाले गलियारे का मतलब है लंबे खंबे। ठीक है, इस तरीके से लकड़ी के खंबे, या फिर मान लो कई जगह पे
सीमेंट वगैरह या पत्थर से बनाए हुए खंबे होते थे। इस तरीके से गलियारे मिले हैं बने हुए, उस पे भी कुछ डिजाइनिंग और मूर्तियां बनी होती थी। ये जो गलियारे होते थे ये अक्सर मंदिर परिसर जो होता है उसमें स्थित जो देव स्थल होता है जहां मूर्ति वगैरह हो, उसके चारों ओर बने थे। अब बात करते हैं विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। इतना आपको गोपुरम समझ में आ गया। गोपुरम इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे या तो विरूपाक्ष मंदिर पूछा जा सकता है या विट्ठल, मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष कौन है? आपको बताया था मैंने कि इनके जो देव होते थे, देवता होते थे, वो विरूपाक्ष देवता थे। और ये किसका रूप थे? आपको बताया था ये शिव के अवतार या शिव के रूप माने जाते थे। ठीक है, सिंपल है, आपको इतना याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है, बहुत शताब्दियां लगी है, काफी लंबा समय लगा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसको, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई उसके बाद इसको और बड़ा बना दिया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया। देखिए जब कृष्णदेव राय जो थे, जब इन्होंने गद्दी पर बैठे थे, राज्यारोहण मतलब गद्दी पर बैठना, जब ये गद्दी पर बैठे थे, शासन इन्होंने शुरू किया था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करा था? मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप है उसको बनवाया था। याद रहेगा आपको। आगे देखते हैं। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी जो है कृष्णदेव राय को ही जाता है। केंद्रीय देवालय जो था पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था, क्योंकि जो गोपुरम होते थे वो बहुत ही ऊंचे होते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मंदिर के सभागारों का प्रयोग। जो मंदिर में जो सभागार होते थे, सभागार, उसका अलग अलग तरह का, विविध मतलब मल्टीपल यूज होता था, यानी एक से अधिक काम में उसका इस्तेमाल होता था। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए मान लो आपके पेपर में कि विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर होते थे उनके सभागार जो होते थे उसका इस्तेमाल किन कार्यों में होता था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लें तो आप बता सकते हो कि वो बहुत सारे कार्यों में इस्तेमाल होता था। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। ठीक है, संगीत होता था यहाँ पे, नृत्य होता था यहाँ पे, नाटक के कार्यक्रम होते थे और इसको देखने के लिए कई सारे लोग भी आते होंगे। ठीक है, इसलिए ये मतलब रखा जाता था। और अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, यानी देवी देवताओं का विवाह करवाया जाता था। ठीक है, पूजा पाठ होती थी उसका के लिए भी इस्तेमाल होता था। और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को जैसे झूला झूलाना हो गया, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उनकी मूर्तियां वगैरह रखी जाती होंगी वहां पे। इन अवसर पर विशेष मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष मूर्ति का मतलब समझ रहे हो, यानी अलग मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो बाकी जगह पे इस्तेमाल ना की गई हो। ठीक है, विशेष मूर्ति ऐसे उत्सव में मतलब लाई जाती थी। छोटे केंद्रीय देवालय में जो मूर्ति बनी होती थी या रखी होती थी, उन मूर्तियों से ये वाली मूर्तियां जो होती थी अलग होती थी, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? विशेष मूर्ति कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अभी हमने गोपुरम पढ़ लिया। ठीक है, सभागार भी पढ़ लिया। अब मंडप, मंडप जो होता है वो मंडप कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखो इसे। ठीक है, आपको यहाँ पे खंबे दिख रहे हैं, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे देवी देवताओं का विवाह वगैरह कराया जाता है। ठीक है, पूजा पाठ होती है यहाँ पे, तो इस तरीके से चीजें इस्तेमाल होती थी। अब बात करते हैं, ये हमने विरूपाक्ष मंदिर पढ़ लिया, विट्ठल मंदिर के बारे में जानो। तो देखिए यहाँ के जो मेन देवता थे वो विट्ठल थे। ठीक है, इन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में देखा जाता है। आप देखो कर्नाटक साइड में आपको ये हम्पी देखने को मिलता है, जो विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र साइड की बात करें, जैसे मान लो मैं आपको मैप बना देता हूं, तो आपको महाराष्ट्र कुछ इधर की तरफ दिखेगा और कर्नाटक कुछ नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें, जो महाराष्ट्र थे यहाँ पे विट्ठल देव पूजे जाते थे, यानी ये विष्णु के रूप माने जाते हैं। जबकि विरूपाक्ष जो थे वो कर्नाटक में पूजे जाते थे। और विरूपाक्ष किसके रूप थे? भगवान शिव के रूप थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और विट्ठल जो है वो किसके रूप है? विष्णु के रूप है। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में भी आरंभ किया गया। अब यहां पे समझो, कर्नाटक में तो विरूपाक्ष देव की पूजा होती है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ इन ये जो विट्ठल देव हैं, इनकी पूजा कर्नाटक में भी शुरू कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक में भी आरंभ की गई। इससे क्या पता लगता है हमें? इससे यह पता लगता है कि जो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने अलग अलग परंपराओं को भी आत्मसात किया, यानी कि अलग अलग परंपराओं को भी अपना लिया। कि वो पहले विरूपाक्ष की भी पूजा करते हैं, अब उन्होंने किनकी? विट्ठल देव की भी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये दोनों ही पूजा करते हैं, ये याद रखना है।
अन्य मंदिरों की तरह इसमें भी कई सभागार होते हैं। सभागार का इस्तेमाल क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। तो सभागार थे, और इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर मिला है जो रथ जैसा है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता थी रथ गलियां। जो कुछ गलियां होती थी जो मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में जाती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये मंदिर का गोपुरम है, प्रवेश द्वार, ठीक है। यहां से बिल्कुल सीधी रेखा में अंदर की तरफ, ठीक है, जाती थी। और इन गलियों में फर्श जो होता था जिस पे चलते थे, फर्श जो था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। फर्श में पत्थर के टुकड़े लगाए गए थे। इसके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे। स्तंभ मतलब खंबे वाले मंडप थे दोनों तरफ। जैसे कि मान लो, मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये मान लो रास्ता है, तो इधर भी स्तंभ वाले मंडप है, इधर भी स्तंभ, ये दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें क्या करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे वो यहाँ पे अपनी दुकान वगैरह लगा लेते थे दोनों साइड। और बीच में फर्श वाली गली होती थी जहां से लोग आते जाते रहे होंगे, और फर्श जो होता था वो पत्थर के टुकड़े का होता था, ठीक है। ये बेसिक आपको बता दिया। यहां तक आपके जो मैंने बताया था, यहां तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। विट्ठल मंदिर पूछा जा सकता है, विरूपाक्ष पूछा जा सकता है, सभागार आपसे पूछा जा सकता है, और जो बताया था। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो कंटिन्यू रखें वीडियो को, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। बाकी मैं करा आपको पूरा देता हूं। देखो, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसने, और कर्नाटक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 20वीं शताब्दी में इस जो ये हम्पी वम्पी दक्षिण भारत वाला जो हम पढ़ रहे हैं, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, पेपर में आ सकता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी। आपको याद रखना है 1976 में, ठीक है। इसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में अलग अलग प्रकार के जो अभिलेखन थे, अभिलेख वगैरह जो मिले हैं उसका प्रयोग किया गया। कई सारे सर्वेक्षण जो हुए थे उसके माध्यम से विजयनगर में जितने भी अवशेष मिले थे उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया गया। इन सब अध्ययन की महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई। लगभग 20 साल के काल में पूरी दुनिया के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और इसको संरक्षित किया, इसको लिखा और इसको इकट्ठा किया, ठीक है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि 1980 के दशक के बाद कई सारे अभिलेख का इस्तेमाल किया गया, कई सारे सर्वे किए गए, उसका इस्तेमाल किया गया, कई सारे अवशेषों का अध्ययन किया गया। उससे 20 साल तक के काल में पूरी दुनिया से जो विद्वान आए थे वो सब आए, उन्होंने इसको देखा, समझा और इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। इस विस्तृत बड़ी प्रक्रिया में सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। वो कौन सा हिस्सा है? वो है मानचित्र का निर्माण। अब मान लो आपसे मैंने बोल दिया कि कोई जगह है, आप उस जगह का मैप बनाओ, तो आप उस जगह का नक्शा कैसे बनाओगे? आपको पूरी जगह में घूमना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे नाला है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे घर है, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे खाली जमीन है, कहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पेड़ है। सब कुछ आपको A to Z जाकर ही पता लगेगा, तभी आप मैप बना पाओगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ, समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। इसका जो सबसे पहला चरण था, पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार हिस्सों में बांट लिया। यानी पूरा क्षेत्र जो था उसको 25 हिस्सों में, वर्गाकार हिस्सों में बांट लिया। कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आप ये ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 करके, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इन्होंने क्या करा, वर्गाकार हिस्सों में बांट लिया और हर वर्ग को एक वर्णमाला का अक्षर या ना कोई नाम दे दिया। जैसे मान लो ये वाला आप देख पा रहे हैं, क्लियर आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार चित्र को देखो। जैसे ये पहला वर्ग है, इसको A नाम दे दिया, दूसरा वर्ग जो है इसको B नाम दे दिया, तीसरा वर्ग जो है इसको C नाम दे दिया, चौथा वर्ग जो है इसको D। इस तरीके से हर वर्ग को इन्होंने क्या करा, एक नाम दे दिया। फिर छोटे वर्गों को दोबारा और भी छोटे समूह में बांटा गया और फिर छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया। अब समझिए, यहाँ पे मैप बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, देखो बहुत गहराई से अध्ययन करा। पूरे क्षेत्र को 25 हिस्सों में बांटा, याद रहेगा आपको। हर हिस्से को एक नाम दे दिया, याद रहेगा आपको। इसके बाद इन्होंने इसको और छोटे हिस्से में बांटा, फिर उसके बाद उसको और छोटे हिस्से में बांटा। ऐसे ही इन्होंने पूरे स्थान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक चीज को पढ़ा। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे तुंगमंद्रा नदी आ रही है, मान लो यहाँ पे कमलपुरम जलाशय है, यहाँ पे हम्पी है, इधर यहाँ पे ग्राउंड है, जो भी XYZ है, यहाँ पे मंदिर है, जो भी है, सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखा, उसके बाद मैप बनाया होगा। तो इस गहन सर्वे के बाद
बहुत मेहनत से किए गए, ये सर्वेक्षण जो है बहुत मेहनत से किए गए और हजारों संरचनाओं के अंश छोटे देवस्थल और आवासों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक पुनः उजागर किए गए हैं। तो बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बस इतना पढ़ाऊंगा आपको, ये एनसीईआरटी में से दिया हुआ है। हालांकि ये आपके पेपर में नहीं आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन बता देता हूं ताकि आपका चैप्टर हो जाए। इसके बाद आपकी बुक में जो दिया है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन एम फ्रिट्ज, दूसरे हैं जिनका नाम है जॉन मिशेल, तीसरे हैं जिनका नाम है MS नागराव। इन्होंने क्या करा, इस स्थान पर, ये जो दक्षिण भारत वाला जो स्थान है, यहाँ पे वर्षों तक काम किया और समझा उस जगह को, बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और जो उसके बाद उन्होंने क्या लिखा समझो, इन्होंने लिखा कि विजयनगर के जो स्मारक हैं उसके अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तु, यानी विजयनगर का जब इन्होंने स्मारकों का अध्ययन किया तो देखा कि लकड़ी की जो वस्तुएं थी वो ज्यादातर नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, वस्तु जैसे कि स्तंभ हो गए या ब्रेकेट हो गए या धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, अंदरूनी भाग, मीनार, इसकी पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो कई सारी चीजें नष्ट हो गई थी, तो जब इन्होंने स्मारक देखे होंगे तो इन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि इस जगह पे छज्जा रहा होगा, इस जगह पे खंबे रहे होंगे, इस जगह पे ये, क्योंकि भाई इतने साल बाद नष्ट हो गई लकड़ी की चीजें ज्यादातर, तो इन्होंने कल्पना करी उसके बारे में। और जो प्लास्टर से सजाए और संभवत चटकीले रंग के चित्रित थे, इन सब चीज़ों की इन्होंने कल्पना की। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं जो हैं अब तो नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन केवल जो पत्थर की संरचनाएं थी वो अभी भी वहाँ पे है, क्योंकि पत्थर जो है वो नष्ट नहीं हुआ पर लकड़ी जो थी वो नष्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो यात्रियों ने जो विवरण, जो भी यात्री आए थे, जो इन्होंने विजयनगर को देखा, विजयनगर को समझा, विजयनगर के बारे में जो भी लिखा, उस सब चीज़ों को इन्होंने समझ के ही इतिहास का पुनर्निर्माण करा है, विजयनगर के बारे में जानकारी लिखी है। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। पार्ट 4 आपका हो चुका है। यहाँ से 1 या 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, बाकी आपका जो पार्ट 3 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 3 से पूछे जा सकते हैं। बाकी आप सारे पार्ट को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।